नमस्कार दोस्तों, मिशन टेट की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है कि इस सीरीज़ के अंतर्गत जो है हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जिसका हम साइकोलॉजी सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। देखिए गाइस, पिछली वीडियो में जो है हमने जेबीटी जो आपका टेट नवंबर 2019 सेशन का जो पेपर था वो डिस्कस करके ख़त्म किया था। आज का पेपर जो है नॉन मेडिकल टेट जून 2020 का है। देखिए गाइस, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन कह लीजिए, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए आपके लिए, वो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेबीटी वाले नॉन मेडिकल टेट पेपर क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे, नॉन मेडिकल वाले जेबीटी टेट क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे, तो गाइस आप बिल्कुल गलत हैं। मेरी अभी तक की ये रिसर्च ये बता रही है कि इन दोनों या जो मेडिकल टेट का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। 5-7 क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चन पेपरों से घुमाए जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी पेपर को हल्के में ना लें और हम जो है सीक्वेंस वाइज इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे और लास्ट में मैं आपको टॉप 150 क्वेश्चंस दूंगा जहां से आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। ये मेरी आपको श्योरिटी है। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हु क्रिएटेड द कंसेप्ट किंडरगार्टन? गाइस, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्योंकि मैंने डिटेल में जो है ये क्वेश्चन उनको करवाया हुआ है। ठीक है, हम इसको जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपके जो मोंटेसरी हैं, मारिया मोंटेसरी थे। ये जो हैं, ये मारिया मोंटेसरी इटालियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 1909 में जो है एक थ्योरी दी थी, अपनी मोंटेसरी थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला कि बच्चे को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जॉन डीवी। आपके जो जॉन डीवी है अमेरिकन फिलोसफर हैं और फिलोसफी की फील्ड में जो है ये बहुत एक जाना माना नाम है। नेक्स्ट आते हैं आपके जीन जैक्स रूसो। रूसो जो है ये जेनेवा की फिलोसफर हैं और इन्होंने इन्होंने भी जो है बहुत फिलोसफी और एजुकेशन की फील्ड में बहुत रिसर्च वाला काम किया। नेक्स्ट बचते हैं आपके फ्रोवेल। कल भी मैंने आपको बताया था, जो आपके फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, जर्मन पेडागॉज हैं। 1840 में इन्होंने किंडरगार्टन क्रिएट किया था। किंडरगार्टन क्रिएट किया था और इनको फादर ऑफ जो है प्लेवे स्कूल जो है, प्लेवे मेथड, प्लेवे स्कूल जो है वो भी इन्हीं इन्हीं को श्रेय जाता है, फ्रोबेल को। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। गाइस, अगर आपको जो है मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपके पास जो है डिटेल नॉलेज हो सके और डिटेल जो है आपके पास नोट्स बन सकें। और गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गाइस पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इन्फेंसी, जी हाँ ठीक है। एडोलेसेंस, ठीक है, आपका किशोरावस्था आ गया। लेकिन चाइल्डहुड, आपके इन्फेंसी के बाद सीधा किशोरावस्था थोड़ी ना आती है, तो ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास इन्फेंसी, जी हाँ ठीक है। चाइल्डहुड ठीक है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके पास अडल्टहुड। तो गाइज, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्फेंसी आप हिंदी में दे सकते हैं, पहले बच्चा शिशु होता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है और उसके बाद जो है वो प्रौढ़ावस्था में आता है। अब इस यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपके क्रिएट होते हैं। शैशवावस्था का काल जो है 0 to 2 ईयर्स, 0 से 2 साल तक। जो आपका चाइल्डहुड है ये आता है आपका 2 से 12 साल तक। शैशवावस्था में आपको जो है 0 to 24 मंथ्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 2 साल मतलब 24 महीने। चाइल्डहुड आपका आ गया 2 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट आता है आपका अडोलेसेंस एज, ये आती है आपकी 12 to 18 और 19 ईयर्स, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस कैसे हैं। और जो आपकी अडल्टहुड स्टेज है वो आती है आपकी, तीन सब कैटेगरीज हैं। यंग अडल्टहुड आएगा आपका 20 to 30 ईयर्स। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल अडल्टहुड आएगा 40 to 50 ईयर्स। और जो आपका लेटर अडल्टहुड है वो आएगा 60 एंड अबव ईयर्स। ठीक है। और गाइज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। जो आपकी किशोरावस्था है, जो आपकी एडोलेसेंस स्टेज है, उसको तूफान तथा संघर्ष की अवस्था बोला जाता है। आपको क्वेश्चन बहुत बार टेट में देखने को मिला है कि तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी किशोरावस्था, एडोलेसेंस स्टेज को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन में नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइकोलॉजी ये नहीं बोलती कि
हम जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही टीच करें या पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसी की तरफ बच्चे को ले जाएं। टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो है ये इस कंसेप्ट पे फोकस ही नहीं करती है, बल्कि इस कंसेप्ट के उलट चलती है। एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं है। जी हाँ, आपके पास ऑप्शन नंबर 4 चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। साइकोलॉजी क्या बोलती है एजुकेशन में कि जो है चाइल्ड को सेंटर मार के चाइल्ड को ओरिएंट करके जो है हमने एजुकेशन इम्पार्ट करनी है। गाइस पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार पेडागोजी के मैक्सिमम जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टेट में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 94 है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में। ऑप्शंस हैं द नेचर द नेचर नेचर डिबेट रेफर्स टू। तो इसके पास आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। देखिए कैसे, इन्वायरमेंट जो है वो आपका डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है, और जो आपका नचर है, या इसको न्यूचर भी बोल देते हैं, नचर बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन अब पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये आपका सीधा आ गया जेनेटिक्स से। पोषण जहाँ पे आपका लग गया तो आपका जेनेटिक्स से आ गया, क्योंकि जेनेटिक ट्रेड जो हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं वो क्या क्या करते हैं, हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को जो है वो यूनिक बनाते हैं, क्योंकि यहीं से जो है इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो बच्चे में क्रिएट होते हैं। जो जेनेटिक्स जो उसको जीन्स जो हैं, जो ट्रेड्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से जो मिलते हैं, तो आपने ऐसे रिलेट कर लेना है। इन्वायरमेंट आपको सारे ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपने देखना है कि नेचर पालन पोषण, पोषण से जेनेटिक्स आपको ज़्यादा रिलेट लग रहा है, क्योंकि बिहेवियर हो नहीं सकता, बायोलॉजी हो नहीं सकता, और जो आपका अपब्रिंगिंग, तो ये पालन पोषण नहीं हो सकता, अपब्रिंगिंग नहीं हो सकता। आपने मोस्ट नियर ऑप्शन करना है जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो आपको अपने पेरेंट्स से मिला होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, pedagogy का क्वेश्चन। व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स इट शोज दैट अ टीचर इज। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक है। देखिए गाइस, इसका सीधा आंसर हो जाएगा पेडागोजी का जेंडर बाइस्ड। देखिए शिक्षाप्रद हो नहीं सकता, राइट माइंडेड हो नहीं सकता, क्योंकि सही दृष्टिकोण कैसे हो सकता है जब वो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि लड़के अच्छे हैं लड़कियां अच्छी नहीं है, और एथिकल नीतिपरक वो हो नहीं सकता। देखिए वो जेंडर बाइस कर रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर को जो वो प्रायोरिटी दे रहा है, किसको, बॉयज़ को। वो बोल रहा है कि बॉयज़ जो हो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। उसने इतनी रिसर्च नहीं करी, हो सकता है कि उसने एक क्लास देखी हो, अगली क्लास में लड़कियां मैथमेटिक्स में सही निकल जाएं, तो वो क्या बोलेगा फिर कि लड़कियां अच्छी हैं, नहीं। गाइस इस लर्निंग से जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है, तो वो जेंडर जो है इसका पक्षपात कर रहा है, तो टीचर जो है वो जेंडर बाइस्ड है, लिंग पक्षपाती है। ये गाइस आपकी सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इनका नोट्स भी बनाते रहिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन। एनसीएफ का आपका पूरा पूरा जो फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। देखिए उसको जो है किस में एडमिट करना है, ओपन स्कूल में नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि ओपन स्कूल जो है वो आपको आपको पता है जस्ट लाइक इग्नू वगैरह, तो वहाँ पे हो नहीं सकता। स्पेशल स्कूल, जी हाँ, कुछ हद तक ये सही लग रहा है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव स्कूल। जी हाँ, स्पेशल स्कूल से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंक्लूसिव स्कूल को समावेशी शिक्षा में। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे वो और बच्चों के साथ मिल के पढ़ेगा, और उसको मेन इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि उसको जो है मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके, मुख्य धारा के साथ लाया जा सके। अगर वो और बच्चों के साथ पढ़ेगा तो उसमें भी ये जस्ट लाइक मोटिवेशन आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि मैं भी जो है बाकी बच्चों की तरह हूँ, बाकी बच्चों से अलग नहीं हूँ। और गाइस आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि एनसीएफ जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो आपके थे प्रोफेसर प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ ओनली द इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। कि कौन से कारक का अधिगम पर सिर्फ जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फियर ऑफ फेलियर नहीं। सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ गया फेलियर का, नहीं कि फेलियर का डर लगातार लगातार होगा तो लर्निंग जो है वो डाउन आती जाएगी, अप नहीं होगी। कंपटीशन विद पीयर्स, नहीं कभी भी नहीं। ये ऑप्शन सही लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बच्चा जब कंपटीशन करता है साथियों से, अपने बाकियों से, तो हो सकता है कि वो कंपटीशन करने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज़ करे, और वो अनफेयर मीन्स उसको 1 साल 2 साल तक तो हेल्प करेंगे, लेकिन आगे जाके जो वो पिछड़ जाएगा। मीनिंगफुल एसोसिएशन, सार्थक साचार्य संगति। जी हाँ, ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रेशर ऑफ पेरेंट्स नहीं होगा, ये ऑप्शन जो है आपका सबसे सही लग रहा है पेडागोजी में, क्योंकि जो है
वो एक मीनिंगफुल एसोसिएशन में है, अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं, उनके साथ एक मीनिंगफुल जो आपका एक मीनिंगफुल किसी एजुकेशन या पढ़ाई गई का प्रॉपर मीनिंग ग्रेस्प कर रहा है, और जो है एक मीनिंगफुल एसोसिएशन होगी, एक संगति होगी मीनिंगफुल, तो जो है वो उसको पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट इम्पार्ट करेगी उसकी लर्निंग में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 98 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र डोमेन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग? सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव जो डोमेन है वो क्या होती है। कॉग्निटिव डोमेन आपकी लर्निंग की है, ये होती है कि जो आपकी स्किल्स जो हैं वो आप मेंटल थिंकिंग प्रोसेस से जो रिलेटेड हैं वो आप लर्न करते हैं। कॉग्निटिव का मतलब सीधा सीधा आ गया आपका थिंकिंग से। नेक्स्ट आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, कौन सी रहती है? आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स की लर्निंग करते हैं जो है मतलब जिनका एक फीलिंग टोन होती है, इमोशन होती है, या डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है। मतलब टोटली जो अफेक्टिव जो है भावनात्मक क्षेत्र जो है आपके इमोशन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोनेटिव। कोनेटिव डोमेन क्या रहती है? जिसमें जो है आपका नॉलेज का कनेक्शन जो है बिहेवियर के इफेक्ट के साथ मिलकर जो है वो इस चीज़ का मतलब रिजल्ट निकालता है कि क्यों, जो आपके मन में जितने क्यों जितने वाई क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनका जो है वो आपको हल मिलता है किससे? जो लर्निंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक आपका जो है बिहेवियर के अफेक्ट के साथ। तो आपका बचा स्पिरिचुअल। जी हाँ, ये जो है ये लर्निंग का डोमेन नहीं है। अब कई बोलेंगे कि स्पिरिचुअल क्यों नहीं? देखिए, जो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है वो आपका आपको अध्यात्म की प्राप्ति जो है वो हर किसी को नहीं होती। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में लर्न हर कोई कर लेता है, अफेक्टिव में हर कोई कर लेगा, कोग्निटिव लर्निंग जो हर किसी में आ जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअल लर्निंग जो है वो हर किसी में नहीं आएगी, क्योंकि अध्यात्म जो है वो आपको बहुत लंबी एक प्रैक्टिस के बाद मिलता है, ये आपका इनेट होता है, जो आपकी एकदम से हो जाता है इनसाइट, जो आपकी अंतर्दर्शन आपको हो जाता है, अपने आप जो है वो आपको मिल जाता है। स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आपको बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है तब जाके मिलता है, हर किसी को ये नहीं मिलता। लेकिन ये तीन जो है ये हर कोई जो है वो ग्रेस्प कर सकता है, हर हर कोई जो है वो ये ले सकता है। तो इसका स्पिरिचुअल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 जो है, बालकों के खालिस्तान लिए समस्या समाधान आवश्यक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर ब्लैंक ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, इसका आपको पहला ऑप्शन है क्रिएटिव डेवलपमेंट। जी हाँ, बहुत सही लग रहा है। नेक्स्ट आएगा फिजिकल डेवलपमेंट। नहीं, क्योंकि समस्या समाधान का फिजिकल डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास से समस्या समाधान का कुछ लेना देना नहीं है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो गाइस इसका सीधा आ गया क्रिएटिव डेवलपमेंट। सृजनात्मक विकास के लिए आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। गाइस आपको जो है आप सही मैक्सिमम नंबर तभी ला सकते हैं जब आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास एज है, मैच्योरेशन है, रेडीनेस है, एटीट्यूड है। देखिए, इसमें आपका सीधा आंसर आ जाएगा एज, क्योंकि एज जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मैच्योरेशन क्या होता है। मैच्योरेशन होता है कि जब आप जो है ये सीख जाते हैं कि आपको किसी चीज़ का जो है वो सामना कैसे करना है, और इमोशनली साउंड कैसे रहना है। मतलब परिपक्वता जब आप में आ जाती है तो आप में ये क्वालिटी आ जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन का जो है एक सही तरीके से सामना कर सकते हैं, और बिल्कुल जो है इमोशनली साउंड रह के। नेक्स्ट आता है आपका रेडीनेस। क्या होता है? ये होती है एक ऐसी स्टेट ऑफ प्रिपेयरनेस जिसमें जो है वो आप किसी स्टिमुलस के लिए आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या किसी भी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि स्टिमुलस क्या होता है? जो इवेंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट में, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे साइट हो गया, स्मेल हो गया, साउंड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। तो जो है मतलब इसमें हम प्रिपेयर रहते हैं कि किसी भी स्टिमुलस के लिए हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड आपका होता है एक इमोशंस के सेट होते हैं, मतलब एक पेयर होता है इमोशंस का, जिसमें जो है हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन की तरफ कैसे देखते हैं। तो देखिए, ये जो है ये भी आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, मैच्योरेशन। रेडीनेस भी साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, एटीट्यूड भी साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अर्न कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी स्टेज पे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में ये क्वालिटीज़ ला सकते हैं किसी भी स्टेज में। लेकिन एज जो है वो आपकी एक सीक्वेंस वाइज चलेगी। ऐसा नहीं कि आज आप 2 साल के हैं तो अगले साल जो है वो डायरेक्टली आपका दिल किया तो आप 8 साल के हो गए, अगले साल उसके बाद आपका दिल किया तो आप 3 साल के हो गए। नहीं, ये एक सीक्वेंस वाइज चलेगी, और एक आपका जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, 2 बार पढ़िए, नहीं समझ आते कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको फिर से करवाऊंगा।
वीडियो देखने के लिए गाइज़ यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। गाइज़ सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर दुनिया की देखें तो दुनिया के लिए जो है वो आप एक नॉर्मल इंसान हो सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए जो है वो आप एक पूरी दुनिया है। तो उस चीज़ को समझिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए और थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।